आज इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में मैं आपको कॉस्ट कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। और जब हम कॉस्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें टाइम डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कॉस्ट हम शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम शॉर्ट टर्म के अंदर जो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं लॉन्ग टर्म के अंदर जो कॉस्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं फिर हमारी कॉस्ट कौन कौन सी है, उसके बाद वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसका जो पूरा एनालिसिस है वो करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जो भी कॉस्ट हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। या पहला पार्ट उसका फिक्स कॉस्ट और सेकंड पार्ट उसका वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है शॉर्ट टर्म के अंदर जिसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या फिर प्रोडक्शन हमारा बिल्कुल जीरो हो जाए, सभी सिचुएशंस में हमारी फिक्स कॉस्ट बिल्कुल एक बराबर बनी रहेंगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कोई कंपनी है जिसने कोई रूम रेंट पे लिया, वहाँ पर उस अपनी कुछ मशीन्स को इस्टेब्लिश करना है और उसके बाद मशीन से जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचेंगे। सपोज करिए कि पूरे साल का जो रेंट है उस रूम का वो 10,000 रुपये डिसाइड हुआ। तो कंपनी ने एक साल का रेंट 10,000 का पेमेंट कर दिया और उसके बाद अपनी जो मशीन है वो ले आके उस रूम में इस्टेब्लिश कर दी। अब सपोज कीजिए इस कंडीशन में एक साल में अगर कंपनी ने 1 लाख यूनिट्स को बनाया तो भी उस रूम का जो रेंट है वो 10,000 रुपये ही पेमेंट होगा। अगर कंपनी उस मशीन से, जो भी मशीन उस रूम में इस्टेब्लिश्ड है, उससे पूरे साल में केवल 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है तो भी रेंट का खर्चा पूरे साल का 10,000 ही पेमेंट करना है। और कंपनी अगर उस रूम में अपनी मशीन को इस्टेब्लिश करके छोड़ दें और एक भी यूनिट का प्रोडक्शन ना करें, यानी कि 0 यूनिट का प्रोडक्शन करें, तो भी एक साल का जो रेंट है वो आपका 10,000 ही जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन चाहे हमारा ज़्यादा हो रहा था 1 लाख यूनिट, या फिर वो कम हो रहा था जैसे 50,000 यूनिट, या फिर प्रोडक्शन हमारा बिल्कुल जीरो था, तीनों ही सिचुएशन में रेंट हमारा 10,000 जा रहा था। यानी कि रेंट का खर्चा एक ऐसा खर्चा है जिसका प्रोडक्शन से कोई सीधा रिलेशन नहीं है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो भी ये खर्चा उतना ही बना हुआ है, प्रोडक्शन कम है तो भी ये खर्चा उतना है, और प्रोडक्शन अगर बिल्कुल जीरो हो जाए तो भी ये खर्चा बिल्कुल उतना ही है। तो ऐसे खर्चों को फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। अब इसमें रेंट हो गया, सैलरी हो गई जो आपके स्टाफ हैं, या फिर आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, डेप्रीसिएशन है मशीन्स का, वो सारे खर्चे आपके फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे आते हैं। दूसरी तरफ हमारा वेरिएबल कॉस्ट आता है। वेरिएबल मीन्स एक ऐसा खर्चा जो कि प्रोडक्शन के साथ घटता बढ़ता है, यानी कि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा तो ये खर्चे भी ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्शन हमारा कम होगा तो ये खर्चे भी कम हो जाएंगे, और प्रोडक्शन अगर बिल्कुल जीरो हो जाए तो ये खर्चे भी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। इसमें हमारा मेनली डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज आता है। डायरेक्ट मटेरियल यानी कि वो रॉ मटेरियल जिससे उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, जिसका कि प्रोडक्शन कंपनी करती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कंपनी किसी साल में 1 लाख यूनिट्स बनाती है, तो 1 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए उसे 1 लाख यूनिट के हिसाब से रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अगर कंपनी अगले साल केवल 50,000 यूनिट बनाती है तो केवल 50,000 यूनिट बनाने के लिए पहले से कम रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। और किसी साल अगर कंपनी एक भी यूनिट ना बनाए तो फिर रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं होगी और रॉ मटेरियल पर भी कंपनी का खर्चा भी जीरो हो जाएगा। यानी कि ये खर्चा ऐसा है जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, कम होने के साथ कम हो रहा है, और प्रोडक्शन अगर बिल्कुल जीरो हो जाए तो ये खर्चा भी हमारा जीरो हो जाता है। ऐसे खर्चों को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और इसमें मेनली आपका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज या फिर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो हमारे आते हैं। तो ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आपका फिक्स कॉस्ट और एक आपका वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हम आते हैं कि ये जो दोनों खर्चे हैं इनका टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दो हिस्सों में जो खर्चों को बांटा गया है, ये जो डिवीजन है ये केवल शॉर्ट टर्म के अंदर ही होता है। यानी कि शॉर्ट टर्म एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ खर्चे तो हमारे फिक्स होते हैं और कुछ खर्चे हमारे वेरिएबल होते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कोई भी खर्चा हमारा फिक्स रह ही नहीं जाता। जैसे अगर हम डेप्रीसिएशन की बात करेंगे, डेप्रीसिएशन हमारा फिक्स एक्सपेंसेज है, और इस तरीके से शुरुआत में सपोज कीजिए कि कंपनी ने एक मशीन लगाई और एक मशीन का डेप्रीसिएशन 10,000 रुपीज़ वहाँ पे है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो और कंपनी को फिर एक मशीन के बजाय 2 मशीन की ज़रूरत पड़े। तो जब कंपनी 2 मशीन परचेज करेगी तो उसका डिप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, यानी डिप्रिसिएशन का अमाउंट ऑफ फिक्स नहीं रह गया, उसमें इंक्रीजमेंट आ गया। और समय के साथ साथ अगर प्रोडक्शन और बढ़ता है और हम एक और तीसरी मशीन को स्टेब्लिश कर देते हैं तो डिप्रिसिएशन हमारा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब 3 मशीनों का डिप्रिसिएशन हमारा चार्ज होने लगा। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पे डिप्रिसिएशन की अमाउंट भी फिक्स नहीं है। पहले एक मशीन थी हमारे पास तो एक मशीन का डिप्रिसिएशन लग रहा था, फिर प्रोडक्शन बढ़ने के साथ फ्यूचर में 2 मशीनें हुई तो 2 मशीनें का हमारा ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फिर बाद में फ्यूचर में 3 मशीनें हुई तो 3 मशीनों का ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो जो डिप्रिसिएशन हमारा एक फ़िक्स खर्चा था वो लॉन्ग टर्म में फ़िक्स नहीं रह जाता, यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमारा कोई भी खर्चा फिक्स रहता ही नहीं है, सारे खर्चों में चेंजिंग होनी चालू हो जाती है समय के साथ साथ। जैसे अगर हम रेंट की बात करें तो आपने एक ऑफिस बनाया और फ्यूचर में अगर आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ करता है और आप कोई और ब्रांच भी ओपन करते हैं और वहाँ भी कोई दूसरी ब्रांच में आप एक दूसरी जगह दूसरी सिटी में एक नया ऑफिस आप वहाँ पे रेंट पे देते हैं तो रेंट भी आपका फिर इंक्रीज हो जाएगा, वो भी हमारा फिक्स नहीं रह जाएगा। तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में हमारे कोई भी खर्चे फिक्स रह ही नहीं जाते। तो कॉस्ट का ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल, इन 2 हिस्सों में 2 टाइप्स में जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न केवल शॉर्ट टर्म के अंदर ही होता है। लॉन्ग टर्म में जो जितने भी खर्चे हैं कंपनी के वो सारे खर्चे वेरिएबल रूप में चेंज हो जाते हैं, कोई भी खर्चा उसका फिक्स रह ही नहीं जाता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाइम फ्रेम के अंदर हमारे जो खर्चे हैं वो 2 तरीके से हमारे हो जाते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म की हम बात करें और लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे रिटर्न है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपके जितने भी खर्चे हैं वो खर्चे, उनमें से कुछ खर्चे आपके फिक्स होंगे और कुछ खर्चे आपके वेरिएबल होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे सारे खर्चे वेरिएबल हो जाते हैं। तो हमें जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर पढ़ना है। यानी शॉर्ट टर्म जिसमें कुछ खर्चे हमारे फिक्स हैं, कुछ खर्चे हमारे वेरिएबल हैं, तो इसमें इन खर्चों का जो रिलेशन है वो किस तरीके से है, इनका ग्राफ कैसे बनेगा, उसमें किन किन बातों का इफ़ेक्ट हमारा पड़ेगा, ये पूरा एनालिसिस सारे खर्चों को आपको करना है। और लॉन्ग टर्म जिसमें सारे खर्च हमारे वेरिएबल हो जाएंगे तो फिर उसमें जो हमारी जो कॉस्ट है उसका जो भी कर्व है वो कौन से शेप में जाएगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है। तो पूरा जो लेक्चर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर कॉस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या फिर हम लॉन्ग टर्म के अंदर कॉस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अभी ये जो लेक्चर है उसको मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बनाया है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे खर्चे किस तरीके से हैं, किस तरीके से उनका मूवमेंट होगा, क्या उसमें रिलेशंस होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर हम लॉन्ग टर्म के अंदर जो खर्चे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म खर्चों की अगर हम बात करें तो खर्चे हमारे 2 तरीके के हैं, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे टोटल आ जाता है, यानी कि टोटल कॉस्ट। तो अगर हम टोटल अमाउंट के आधार पे देखें तो एक हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी जिसे हम TFC से दिखाएंगे, एक हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी जिसे हम TVC से दिखाएंगे, और फिक्स्ड और वेरिएबल को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से इन खर्चों में अगर हम यूनिट्स आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज जो एक्सपेंसेस है, एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का एवरेज हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कहलाएगा, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC कहलाएगा, और टोटल कॉस्ट के एवरेज को हम SEC दिखाते हैं, और साथ में एक मार्जिनल कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो पूरे जो हमारे खर्चे हैं हम उसके टोटल अमाउंट के बीच में रिलेशंस को देखने जा रहे हैं या फिर उनकी एवरेज अमाउंट के रूप के बीच में रिलेशंस को देखने जा रहे हैं, और इनका फिर मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है, ये हमारा चैप्टर इस तरीके से चलेगा, ये टॉपिक जो है। तो इन सभी में आज का जो लेक्चर है वो केवल टोटल अमाउंट के आधार पे है, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से चेंज होती है, और टोटल कॉस्ट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में इस लेक्चर में मैं बताऊँगा। बाकी एवरेज और मार्जिनल इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। अब ये जो तीनों खर्चे हैं तो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस इन 3 खर्चों पर आ जाता है, TFC, TVC और TC। अब इन 3 खर्चों के नेचर को पहले यहाँ थोड़ा सा समझने के बाद फिर हम आगे इसमें एक्सप्लेन करते हैं। फिक्स खर्चे के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका अमाउंट हमारी फिक्स रहेगी, ठीक है।
तो तो फिर जो TFC जो फिक्स कॉस्ट है हमारी, उसके अमाउंट हमारी फिक्स रहेगी, उसमें समय कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। और TBC इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग आते हैं, और जो TC है वो इन दोनों खर्चों को जोड़ दिया जाए तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा, उस चेंज आने के पीछे जो मेन रीज़न है वो वेरिएबल कॉस्ट बनता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपका फिक्स है, उसमें तो ना तो उसमें कुछ इंक्रीजमेंट होगा ना वो डिक्रीजमेंट होगा, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी फिक्स रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है वो आपके वेरिएबल कॉस्ट में हो रहा है, और इसी वजह से इन तीनों खर्चों में वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को समझना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना ज़रूरी हो जाता है, अगर आप इन तीनों के बीच में रिलेशन को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है इसके रिलेशन को समझेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, उसके बाद एक टेबल को देखेंगे, और टेबल के बाद फिर हमारा ग्राफ आएगा, और ग्राफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस चला जाता है वो इस बात पर चला जाता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट में किस तरीके से चेंजिंग्स आ रही हैं, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आपको देखना है कि नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश हुई, तो इस्टेब्लिश होते समय कंपनी को एक आइडिया होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केट में इतने यूनिट्स की डिमांड हो सकती है, और कंपनी एक एस्टिमेट लगा के उसी के अकॉर्डिंग अपनी फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करती है, उसी हिसाब से मशीन्स लगाई जाती हैं, उसी हिसाब से वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और उसी हिसाब से जो पूरी फैक्ट्री है उसका सेटअप तैयार किया जाता है। तो एक नॉर्मली कितना प्रोडक्शन हमारा हो सकता है, वो जो एक कैपेसिटी जो फैक्ट्री की है प्रोडक्शन की, उसको बोला जाता है नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई है उसमें प्रोडक्शन की एक नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही छोटे से फिगर्स पे इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये स्टेब्लिश हुई, इस फैक्ट्री के अंदर आपकी एक मशीन लगी है, और कंपनी ने शुरुआती तौर पे एक वर्कर को अपॉइंट किया। वर्कर की कैपेसिटी क्या है कि ये एक दिन में 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकता है। तो इस कैपेसिटी के साथ ये एक्स लिमिटेड का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब यहाँ पे कुछ हम डाटा देख लेते हैं, जैसे यूनिट्स का 1 2 3 4 5 6 यानी कि कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। रॉ मटेरियल जो कंपनी परचेज करेगी उसकी कॉस्ट क्या है, और वर्कर्स को जो हम वेजेज दे रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। पीछे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने बताया था कि इसमें जनरली आपके डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज ही आते हैं। तो रॉ मटेरियल जिससे वो हमारा वो प्रोडक्शन हो रहा है यूनिट्स का, वो हमारा रॉ मटेरियल है, और वर्कर जो उस यूनिट्स को बना रहा है उसके वेजेज, ये भी हमारा वेरिएबल खर्चा है। तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, मटेरियल का कॉस्ट को और वेजेज की कॉस्ट को, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे इस डाटा को हम समझते हैं। सपोज कीजिए शुरुआती तौर पे 1 यूनिट की डिमांड है कंपनी की, तो कंपनी ने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया, और सपोज कीजिए कि मार्केट में जो 1 यूनिट है वो 10 रुपये, उसका जो रॉ मटेरियल है 1 यूनिट को बनाने के लिए वो 10 रुपये के हिसाब से आता है पर यूनिट। तो कंपनी ने 10 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज किया, और वर्कर्स की जो वेजेज है वो 10 रुपये जो डिसाइडेड है कंपनी के साथ वो हो गई है। तो इस हिसाब से 1 यूनिट पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंपनी की पड़ रही है मटेरियल के 10 रुपये और वेजेज के 10 रुपये को ऐड कर दिया जाए तो 20 रुपीज़ की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इसके बाद सपोज कीजिए मार्केट में कंपनी की डिमांड में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होता है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 2 यूनिट पे चली जाती है। तो अब कंपनी को 2 यूनिट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब 2 यूनिट के लिए हम पहले से ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करने पे आपको रॉ मटेरियल कुछ सस्ता पड़ जाए बार्गेनिंग में। तो जैसे 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट का रॉ मटेरियल आपको 10 रुपये में आ रहा था, तो 2 यूनिट का रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल केवल 19 रुपये में आपका जो सप्लायर है वो देने के लिए तैयार हो गया। वर्कर्स की वेजेज 10 रुपये रहेगी, क्योंकि वर्कर्स की जो कैपेसिटी थी वो 3 यूनिट पर डे की थी, यानी कि कंपनी ने इसे अपॉइंट किया था कि आपको 3 यूनिट पर डे बनाना है, और 3 यूनिट तक हम आपको 10 रुपये पर डे के हिसाब से वेजेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो 3 यूनिट बनाता है, या कंपनी की डिमांड कम होने की वजह से अगर वो कम यूनिट्स की ही कंपनी उससे बनवाती है तो भी उसके पर डे का वेजेज 3 यूनिट की लिमिट तक 10 रुपये ही डिसाइडेड है।
तो उसको वेजेस 10 रुपये की पेमेंट की जाएगी। और इस तरीके से 19 + 10 करके हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 29 रुपीज़ हो जाता है। इसके बाद कंपनी का प्रोडक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है और 3 यूनिट की आउटपुट कंपनी को करना पड़ता है। 3 यूनिट पे कंपनी ने थोड़ा सा और बार्गेनिंग किया, ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ा और अब उसे जो रॉ मटेरियल है वो 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 27 रुपीज़ का आता है। वर्कर्स को वेजेस 10 रुपये ही जाएगी, क्योंकि ये उसकी डिसाइडेड था कंपनी और वर्कर के बीच में कि पर डे आपको 3 यूनिट तक का प्रोडक्शन का आपको 10 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे 27 और 10 रुपीज़ को ऐड कर दिया जाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 37 आती है। इसके बाद सपोज करिए कंपनी का प्रोडक्शन और बढ़ा और कंपनी को 4 यूनिट बनवाने की ज़रूरत पड़ी। अब 3 यूनिट तक तो कंपनी ने यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इस फैक्ट्री का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था उसकी नॉर्मल कैपेसिटी 3 यूनिट्स पर डे के हिसाब से थी और इस हिसाब से कंपनी की जो नॉर्मल कैपेसिटी थी प्रोडक्शन की वो हमारे यहाँ पे तय हुई थी। अब कंपनी को 4 यूनिट बनानी है, यानी कंपनी अपनी नॉर्मल प्रोडक्ट कैपेसिटी से ज़्यादा यूनिट को बनाने जा रही है। तो ज़्यादा यूनिट को बनाने के लिए ज़्यादा मटेरियल हमें परचेज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए सप्लायर ने 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 4 यूनिट के लिए 36 रुपये का रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया। अब चूँकि वर्कर की कैपेसिटी 3 यूनिट बनाने की थी और कंपनी उससे 4 यूनिट बनवाना चाहती है, तो वर्कर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा और कंपनी ने वर्कर को 10 रुपये के बजाय 12 रुपये पेमेंट किया और उससे 1 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवाया और इस हिसाब से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 36 + 12 = 48 रुपीज़ हुई। इसके बाद प्रोडक्शन थोड़ा सा और बड़ा, 5 यूनिट पर हम चले गए। 5 यूनिट का रॉ मटेरियल 9 रुपये के हिसाब से 45 रुपीज़ का आया। ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए कंपनी को वर्कर को पहले से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए एक्स्ट्रा पेमेंट 15 रुपये का टोटल जो पेमेंट है 15 रुपये वर्कर को दिए गए, तो 45 + 15 ऐड कर दिया जाए तो 60 रुपीज़ की टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आती है। इसके बाद 6 यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई। अब कंपनी को ये पता है कि अगर हम एक ही वर्कर को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क देते जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो 6 यूनिट का जो रॉ मटेरियल है 9 रुपये के हिसाब से 54 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे वेजेस हमारी 20 रुपीज़ कैसे हुई? अब चूँकि ऑलमोस्ट एक वर्कर की जो कैपेसिटी थी वो 3 यूनिट बनाने की थी और हम 6 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि कंपनी अब एक और वर्कर को अपॉइंट कर दे। तो एक और वर्कर को अपॉइंट करेगा तो एक वर्कर 3 यूनिट बनाएगा और दूसरा वर्कर 3 यूनिट बनाएगा और उनको पहले के हिसाब से 10-10 रुपये के हिसाब से 20 रुपीज़ की टोटल वेजेस पेमेंट की जाएगी। तो इस हिसाब से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे आती है 54 + 20 = 74 आ जाती है। और कंपनी अगर एक वर्कर और अपॉइंट नहीं भी करती है और उसी वर्कर से काम कराती है तो चूँकि उसे डबल काम करना पड़ेगा तो फिर वो डबल वेजेस की डिमांड करेगा। तो इस हिसाब से भी अगर हम दूसरे वर्कर को अपॉइंट नहीं करते हैं तो भी उस वर्कर की वेजेज डबल के हिसाब से 20 रुपीज़ हो जाएगी और इस तरीके से हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमारे यहाँ पे आ रही है। अब हमें इसमें वेरिएबल कॉस्ट में हमारे जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट में जो इंक्रीजमेंट हुआ उसके पीछे के नेचर को हमें समझना है। जैसे अगर हम इंक्रीजमेंट पे अगर हम ध्यान दें तो 20 से बढ़ के आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 29 पे आ गया, यानी कि 9 रुपये का इसमें इंक्रीजमेंट हुआ। फिर 29 से बढ़ के 37 पे हुआ, यानी कि 8 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ। और यहाँ तक हमारा जो प्रोडक्शन था वो नॉर्मल कैपेसिटी और के अंदर हमारा प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि 3 यूनिट के अंदर हो रहा था। तो 3 यूनिट के अंदर हमारे प्रोडक्शन होने की वजह से हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन था हमारी नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर हो रहा था, यानी कि 3 यूनिट के अंदर हो रहा था। और इस समय जो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो पहले लेवल पे 9 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ और दूसरे लेवल पे 8 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इंक्रीजमेंट तो दोनों जगह हुआ है, +9 और +8। प्लस का मतलब इंक्रीजमेंट तो हुआ है, लेकिन जो पहला इंक्रीजमेंट था 9 रुपये का था और दूसरा इंक्रीजमेंट 8 रुपये का था। यानी जो दूसरा इंक्रीजमेंट है वो पहले वाले इंक्रीजमेंट से कम हुआ है। यानी कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई तो है लेकिन उस इंक्रीजमेंट की रेट कम है। यानी इंक्रीजमेंट हुआ, सेकंड बार टाइम हमारा इंक्रीजमेंट हुआ, लेकिन वो इंक्रीजमेंट हमारा पहले वाले से कम हुआ। तो इसको बोला जाएगा इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। यानी कि इंक्रीजमेंट तो हो रहा है लेकिन इंक्रीजमेंट होने की जो रेट है वो कम हुई है हमारी। पहले 9 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ, फिर केवल 8 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं।
आगे हमारी जो कॉस्ट है 37 से बढ़ के 48 पे हो गई, यानी कि इंक्रीजमेंट 11 का। फिर 48 से 60 पे इंक्रीजमेंट 12 रुपये, फिर 60 से 74 पे इंक्रीजमेंट हमारा 14 रुपीज़। तो यहाँ पे प्लस 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 इंक्रीजमेंट तो हमारे हो रहे हैं, लेकिन 8 के बाद अगला जो इंक्रीजमेंट था वो 11 पे चला गया। यानी पहले हम 9 से 8 9 का इंक्रीजमेंट हुआ, फिर हमारा 8 का इंक्रीजमेंट हुआ। तो अगला जो इंक्रीजमेंट था वो पहले के मुकाबले कम था, लेकिन इस नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन की लाइन को पार करने के बाद अगला जो इंक्रीजमेंट है वो पहले वाले इंक्रीजमेंट से ज़्यादा होना चालू हो गया। यानी 8 की बजाय अब हमारा इंक्रीजमेंट 11 रुपये का हुआ। फिर अगला जो इंक्रीजमेंट है वो उससे भी ज़्यादा 12 रुपये का हुआ, और अगला इंक्रीजमेंट उससे भी ज़्यादा 14 रुपीज़ का हुआ। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन उस इंक्रीज होने की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है। तो इसको बोला जाएगा इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, यानी कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन उसके इंक्रीज होने की रेट वो भी आपकी इंक्रीजिंग है, यानी कि हर अगला इंक्रीजमेंट पिछले से ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि जब तक आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रहेगा, तब तक आपका जो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट है वो डिक्रीजिंग रेट से होता है। और जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन आपके नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा होना चालू हो जाए, जैसे 4, 5, 6, तो फिर आपके जो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट है वो पहले के मुकाबले हर अगला इंक्रीजमेंट पहले के मुकाबले ज़्यादा होना चालू हो जाता है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि किसी भी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट एक नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर होता है कि हमारा नॉर्मली कितने प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी क्या होगी। तो जब तक आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उस नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर रहेगा, तब तक आपके वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीजमेंट है वो डिक्रीजिंग रेट से होगा। और जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा होना चालू हो जाए, तो फिर आपके जो वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीजमेंट है वो हमारा इंक्रीजिंग रेट से होता है। तो ये हमारे एक वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट होने की नेचर है। और इसमें जो सबसे मेन जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो इस बात का पड़ता है कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन से कम है या ज़्यादा है। तो जब तक वो नॉर्मल कैपेसिटी से कम रहेगा तब तक आपका वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीजमेंट डिक्रीजिंग रेट से होता रहेगा, और जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तब आपका जो इंक्रीजमेंट है वेरिएबल कॉस्ट का वो आपका इंक्रीजिंग रेट से होना चालू हो जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट की इस नेचर को समझने के बाद यहाँ पे हम एक टेबल को देखेंगे, और टेबल को देखने के बाद इनका जो ग्राफ उस ग्राफ की स्टडी करेंगे। तो टेबल को अगर देखा जाए तो टेबल में हमने आउटपुट टेबल दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल फिक्स कॉस्ट हमने जूम किया है कि पर यूनिट हमारा 10 रुपये है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, और ये जो TFC है वो हम चाहें प्रोडक्शन 0 करें या ज़्यादा करें, हर टेबल पे हमारा 10 रुपये बना हुआ है। इसके बाद एक बड़ा सा कॉलम जो है इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट की एनालिसिस की गई है, और इसमें वही बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने पिछले चैप्टर में पिछले पेज पे आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट कितना है, 0 से बढ़कर हम 9 पे चले गए, 9 का इंक्रीजमेंट हुआ, 9 से बढ़कर 17 पे आ गए, 8 का इंक्रीजमेंट, 17 से बढ़कर 24 पे 7 का इंक्रीजमेंट, 24 से बढ़कर 30 पे 6 का इंक्रीजमेंट। यानी कि हर अगला इंक्रीजमेंट पिछले इंक्रीजमेंट से कम हो रहा है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उसकी रेट डिक्रीजिंग है। लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को टच करने के बाद जब आप उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे तो आपका अगला इंक्रीजमेंट पिछले से ज़्यादा होना चालू हो जाता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि शुरुआती तौर पे तो जैसे पिछला हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब तक आप 1 यूनिट बना रहे थे या 2 यूनिट बना रहे थे या आप 3 यूनिट बना रहे थे, नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर था, तब आपका वही वर्कर जो एक वर्कर आपने अपॉइंट किया था उसी से आपकी वो 3 यूनिट तक आपकी बनती चली गई। लेकिन जब आपने वेरिएबल कॉस्ट 3 यूनिट के बाद जब आपने और ज़्यादा यूनिट बनाना चालू किया तो फिर आपको एक से ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ी, और अगर आप एक ही वर्कर से काम ले रहे थे तो उसको आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप 2 वर्कर अपॉइंट कर देते हैं तो फिर आपके वेजेस का खर्चा भी डबल हो जाएगा। तो एक लेवल के बाद जैसे जैसे आप शुरू में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो शुरू में हर बढ़ते प्रोडक्शन के साथ मटेरियल की कॉस्ट तो आपकी बढ़ रही थी,
लेकिन जब तक वो प्रोडक्शन आपका नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर था तब तक वेजेज हमारा नहीं बढ़ रहा था। जैसे दोबारा हम देखें इस चीज़ में कि जब तक हमारा प्रोडक्शन के आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ वेरिएबल को मटेरियल की कॉस्ट हमारी बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि 3 यूनिट तक का प्रोडक्शन एक ही वर्कर कर सकता था, इसलिए इस लेवल तक हमारे वेजेज का जो खर्चा था वो हमारा नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हो रहा था वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा था, और यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। लेकिन एक लेवल के बाद जब आपका आउटपुट इंक्रीज होना चालू हुआ तो फिर आपके मटेरियल का खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ता चला गया, लेकिन साथ ही साथ आपके वेजेज का खर्चा भी बढ़ता चला गया, क्योंकि फिर आपको उसी वर्कर को पहले से ज़्यादा वेजेज देनी पड़ी। तो अब आपके मटेरियल में भी इंक्रीजमेंट हो रहा था और साथ में वेजेज में भी इंक्रीजमेंट हो रहा था, और इस वजह से आपका जो वेरिएबल खर्चा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो पहले से तेज़ स्पीड से बढ़ना चालू हो गया। यानी कि आपके वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की जो रेट है वो आपकी इंक्रीजिंग हो गई। तो ये एक रीज़न होता है कि क्यों वो शुरुआती तौर पर नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और नॉर्मल कैपेसिटी को क्रॉस कर देने के बाद हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्यों इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। अब आइए जो टेबल हम देख रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब तक नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इस टेबल में मैंने बता दिया था कि 0 से लेकर 10 यूनिट तक हमारा आउटपुट है। फिक्स कॉस्ट हमने जूम किया है कि पर यूनिट हमारा 10 रुपये है, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा 10 रुपये है। और जब तक हमारा जो आउटपुट है चाहे वो 0 हो चाहे वो ज़्यादा हो, हर लेवल पर हमारा फिक्स कॉस्ट हमारा सेम बना रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, और इसमें डिफरेंस करके हमने ये निकाला था कि इनका जो इंक्रीजमेंट है वेरिएबल कॉस्ट में वो किस तरीके से हो रहा है। तो पहले 0 से 9 यानी कि 9 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ, फिर 9 से 17 यानी 8 रुपये का इंक्रीजमेंट, फिर 17 से 24 यानी 7 रुपये का इंक्रीजमेंट, फिर 24 से 30 यानी कि 6 रुपये का इंक्रीजमेंट। यानी कि हर अगला इंक्रीजमेंट पिछले इंक्रीजमेंट से कम हो रहा है, यानी खर्चा बढ़ तो रहा है लेकिन खर्चे के बढ़ने की रेट कम है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीजमेंट है वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करने के बाद जब हमने और प्रोडक्शन को ज़्यादा करना चालू किया तो हमारे मटेरियल के साथ साथ वेजेज वगैरह के खर्चे भी बढ़ने चालू हो गए, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी चालू हुई, और हमारा हर अगला इंक्रीजमेंट पिछले इंक्रीजमेंट से ज़्यादा होता चला गया। जैसे 30 से 37 7 रुपये का इंक्रीजमेंट, जो कि 6 से ज़्यादा है। 37 से 45 8 रुपये का इंक्रीजमेंट, 45 से 54 9 रुपये का इंक्रीजमेंट, और इसी तरीके से 11 13 और 15 रुपये का इंक्रीजमेंट। यानी हर अगला इंक्रीजमेंट पिछले इंक्रीजमेंट से हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, और इसका जो रीज़न क्या है वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रहेगा तब तक वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की रेट हमारी कम रहेगी, डिक्रीजिंग रहेगी। और जब हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाएगा तब हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट की जो रेट है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों खर्चों को जोड़कर TFC है और ये हमारा TVC है 0 9 17 वगैरह है, इन दोनों खर्चों को जोड़ दिया जाए तो हमारे टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी। जैसे 10 और 0 को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट 10, 10 और 9 को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट 19, 10 और 17 को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट हमारी 27, और इसी तरीके से टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया। तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट तीनों की फिगर आ गई। अगर इन सारी फिगर को हम प्लॉट पे ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें, ग्राफ में नीचे हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को दिखाया है और इधर हमारी कॉस्ट है। यूनिट्स हमारी 0 से लेकर 10 तक और कॉस्ट हमारी 0 से लेकर ऊपर 100 तक। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी हर यूनिट पे 10 ही है, तो पहली यूनिट पे भी 10 के बराबर, दूसरी यूनिट पे भी 10, तीसरी यूनिट पे भी 10, चौथी यूनिट पे भी 10, और जब हम सारे लाइन्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें TFC की मिलेगी। तो TFC की लाइन हमारी हमेशा स्ट्रेट रहती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि प्रोडक्शन के सभी यूनिट पे हमारा जो TFC है हमारा सेम बना रहेगा। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को अगर हम खींचें, इसकी वैल्यू है 0 9 17 24 30 37 45 54 65 78 93। तो इन सभी वैल्यूज को प्लॉट करने के बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन इस तरीके से आती है। अब इस लाइन में समझने वाली बात क्या है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम साथ में TC की भी लाइन खींच लेते हैं। TC की भी सभी यूनिट पे हमारी वैल्यूज हमारी दी हुई हैं, सभी वैल्यूज को प्लॉट करने के बाद हमारी TC की लाइन आ जाती है। अब इसमें जो समझना है आपको वो ये है कि अगर हम TVC और TC की लाइन का फ्लो देखें
तो शुरुआत में ये लाइन आपकी इस तरीके से थोड़ी सी ऊपर की तरफ से आती हुई है, और एक नेबिन के बाद इसने थोड़ा सा टर्न किया और नीचे से आने के बाद ये ऊपर की तरफ चलती चली गई। और सेम यही फ्लो हमारे टीसी में भी है। टीसी भी हमारी ऊपर की तरफ से आ रही है और एक नेबिन तक आने के बाद ये टर्न हुई और नीचे से हमारे ऊपर को चलती चली गई। तो बात आती है कि जो टीबीसी है और टीसी है, इसकी लाइन का फ्लो इस तरीके का क्यों है, पहली बात। और दूसरी कि टीबीसी और टीसी के दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या ये हमेशा ही पैरेलल होंगी या इनका और भी कोई रूप हो सकता है। ये दो चीज़ें आपको इस ग्राफ में समझनी है। तो सबसे पहले तो हम इस टर्निंग पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ये लाइन हमारे स्ट्रेट क्यों नहीं जा रही, इस तरीके से टर्न क्यों हो रही है, दोनों ही टीबीसी भी और टीसी भी। और इसका वही रीज़न है कि जब तक आपका प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर है तब तक आपका जो इंक्रीजमेंट है वेरिएबल कॉस्ट का वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, और ये आपके 4 यूनिट तक हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ये हमारी 4th यूनिट है, 4th यूनिट से ऊपर हम जाएं यहाँ पे तो 4th यूनिट तक आपका जो कर्व है वो इस तरीके से आया है, ठीक है। तो कर्व का इस तरीके से आना ये शो करता है कि वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीजमेंट है वो हमारा डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। लेकिन 4th यूनिट के बाद जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो फिर आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़नी चालू हो जाती है। तो 5वीं यूनिट से आपके जो वेरिएबल कॉस्ट में से इंक्रीजमेंट तो हो रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो रेट है वो ज़्यादा है। तो 5वीं यूनिट के पे अगर हम जाएं तो 5वीं यूनिट से आपके जो वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो टर्न करेगा, और टर्न करके नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो, पहले शुरुआत में फ्लो ऐसे था ऊपर की तरफ से, फिर ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब तक ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपका कर्व ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से बना हुआ है, इस फ्लो में बना हुआ है, तो ये फ्लो आएगा ही जब हर अगला इंक्रीजमेंट पिछले इंक्रीजमेंट से कम हो, यानी कि इंक्रीजमेंट की रेट डिक्रीजिंग हो। और इसके बाद कर्व आपका टर्न करेगा और ये नीचे की तरफ से आएगा इस तरीके से। तो नीचे की तरफ से इस शेप में आपका कर्व आएगा ही तब जब हर अगला इंक्रीजमेंट पिछले इंक्रीजमेंट से ज़्यादा हो, यानी कि इंक्रीजिंग रेट में चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो उसका शेप इस तरीके से होगा, क्योंकि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो डिक्रीजिंग रेट से हो रही है। और उसके बाद जब हम नॉर्मल कैपेसिटी के आगे जाएंगे तो फिर हमारा जो कर्व है वो नीचे की तरफ से टर्न करेगा और उसका जो फ्लो है वो इस तरीके से आएगा। और ये जो टर्निंग पॉइंट है हमारा 5वीं यूनिट पे आ रहा है। जैसे 4 यूनिट तक तो हमारा डिक्रीजिंग रेट से था, 5 यूनिट से हमारा इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। तो 5वीं यूनिट से आपको यह टर्निंग महसूस होगी। तो जिस पॉइंट से ये टर्निंग आपको महसूस हो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि मोड़ का बिंदु। ये इस पॉइंट पे जाके जो कर्व है वो मुड़ेगा, यानी कि अपने डायरेक्शन को, जो ऊपर की तरफ से आ रहा था वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा और वो नीचे की तरफ से आएगा। सेम यही सिचुएशन आपके टीसी के साथ है। टीसी में फिक्स वाला हिस्सा, तो फिक्स और वेरिएबल दोनों को हमने जोड़ा है। तो जो फिक्स वाला हिस्सा है वो तो सेम ही रहेगा, और टीसी पे जो इंक्रीजमेंट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है इस वजह से टीसी बढ़ रही है। तो टीसी भी नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन था वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, और नॉर्मल कैपेसिटी के बाद वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़नी चालू हो जाता है। अगर हम इसका चेंज हम निकालें तो वो यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट ही आएगा और यहाँ पे वो इंक्रीजिंग रेट ही आएगा। तो इसी वजह से हमारे जो टीसी का जो फ्लो है वो भी शुरुआत में इस ऊपर की तरफ से रहेगा, और फिर 5वीं यूनिट में, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 5वीं यूनिट के बाद इंक्रीजिंग रेट से हमारी चीज़ें बढ़ रही थी, तो उसके बाद ये कर्व हमारा टर्न करेगा और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो 5वीं यूनिट से हमारा कर्व टर्न कर रहा है, तो 5वीं यूनिट पे जो पॉइंट है इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरी चीज़ कि टीसी और टीबीसी, क्या इन दोनों के बीच ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी या फिर इसमें कोई और रूप भी हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम टीएफसी और टीबीसी को जोड़ दें तो हमारा टीसी आता है, ठीक है। और टीसी में से अगर टीबीसी को माइनस कर दें तो टीएफसी आएगा, सीधी सी बात है। तो टोटल कॉस्ट में टीएफसी और टीबीसी दोनों शामिल होता है। तो टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को हटा दिया जाए तो बाकी बचेगा हमारा फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आपका हमेशा ही हर लेवल पे एक बराबर है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो पहली यूनिट पे देखें
तो ये ऊपर टीसी है और नीचे हमारे टीबीसी है। तो टीसी में से टीसी को हटा दें तो ये जो बीच का जो गैप है वो 10 यूनिट को बताएगा, जो कि फिक्स कॉस्ट होगी। ऐसे सेकेंड यूनिट पे ये हमारी टीबीसी है और इतनी हमारी ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट है, नीचे हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो बीच में 10 रुपये की ही हमारी फिक्स कॉस्ट बचेगी। 30 यूनिट पर भी हम देखें तो टोटल कॉस्ट हमारे ऊपर है, नीचे वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो बीच में 10 रुपये की हमारी फिक्स कॉस्ट बचेगी। तो चूँकि फिक्स कॉस्ट हमारी हर लेवल पे एक समान है, इसलिए ये जो गैप बीच में आ रहा है, दोनों लाइन्स के बीच में जो गैप है, ये गैप हमारा आपका हमेशा एक बराबर बना रहेगा, क्योंकि ये गैप आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट को दिखा रहा है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका हर लेवल पे सेम है, 10 रुपीज़ के बराबर है, इसलिए गैप आपका हमेशा एक बराबर रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो टीबीसी और टीसी है ये हमेशा ही एक दूसरे की पैरेलल होती हैं शॉर्ट रन में, ठीक है। तो शॉर्ट क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा फिक्स कॉस्ट को बताता है और फिक्स कॉस्ट आपका सेम रहता है, इसलिए गैप भी आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। और वेरिएशन न होने की वजह से ये जो दोनों कर्व हैं वो आपके एक दूसरे के पैरेलल बने रहेंगे। अब इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद जो कंक्लूजन इस लेक्चर का निकलता है वो क्या निकलता है, तो कंक्लूजन में हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं, इसके बाद ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट बट लेटर ऑन इट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, यानी कि शुरुआत में हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, लेकिन बाद में वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको सेकेंड पॉइंट में बताया है कि व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज बिलो नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन देन रेट ऑफ इंक्रीजमेंट इन वेरिएबल कॉस्ट इज लो, यानी कि जब तक हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है वेरिएबल नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, तब तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट की जो रेट है वो कम रहेगी। बट व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन देन रेट ऑफ इंक्रीजमेंट इन वेरिएबल कॉस्ट बिकम हाई, और जब आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, तब आपकी वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट की रेट हाई होनी चालू हो जाएगी। तीसरा कंक्लूजन हमारे सामने क्या निकल के आता है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो अंतर है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। एज फिक्स कॉस्ट इज सेम एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चूँकि प्रोडक्शन के हर लेवल पर हमारा फिक्स कॉस्ट सेम है। सो बोथ TC9 एंड TBC9 विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही पैरेलल होंगे, TC कर्व और आपका TBC कर्व, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंस बिटवीन TC9 एंड TBC9 विल बी सेम, क्योंकि किसी भी लेवल पे अगर हम TC और TBC का 9 का डिफरेंस निकालें तो वो वेरिएबल कॉस्ट को वो फिक्स कॉस्ट को इंडिकेट करेगा, और फिक्स कॉस्ट आपके हर यूनिट पे हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे सेम है। इसी वजह से दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो सेम बना रहेगा और दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल ही चलेगी। तो ये आज का जो एक्सप्लेनेशन था इस पूरे लेक्चर का, इसमें हमने शॉर्ट टर्म के अंदर TFC, TBC और TC को समझा। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम शॉर्ट टर्म में इन तीनों खर्चों की वेरिएबल नेचर और उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको समझेंगे, और साथ ही ये भी समझेंगे कि वो कौन सा लेवल होता है शॉर्ट टर्म में कि जहाँ पे कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो अगर कंपनी लॉस बियर कर रही है तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि किस लेवल तक हम इस लॉस को बियर कर सकते हैं और किस लेवल के बाद हमें इस लॉस को बियर नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए इन तीनों खर्चों की वेरिएबल नेचर को हमें समझना पड़ेगा। उसी लेक्चर में इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।